वेलकम एट फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म। प्रीवियस लेक्चर में हमने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स के सिलेबस को डिस्कस किया था और हमने ये समझा था कि उसका क्या पैटर्न रहता है, और फिर हमने ये भी बात की थी कि नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग टॉपिक्स को स्टार्ट करते हुए हमारे सिलेबस को कवर करेंगे। तो उसी क्रम में आज के लेक्चर में जो सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जो हमारी यूनिट फर्स्ट का पार्ट है, वो है आपका पार्शियल डिफरेंशियल, या जिसको आप कहते हो आंशिक अवकलन। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस लेक्चर सीरीज में सबसे पहले आंशिक अवकलन और आयलर प्रमेय, ये दोनों एक ही चैप्टर के पार्ट हैं, उसको समझेंगे। तो देखिए, ये वर्ड आपके लिए नया तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्लास 11-12 में आप लोगों ने इस वर्ड को समझा है, लेकिन अब हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो आंशिक अवकलन को समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि बेसिकली अवकलन को आप किस रूप में समझते हो। देखिए, आप एक बार सपोज कीजिए आपने इस प्रकार से कोई फलन लिखा है y = fx, ये कोई फलन आप लिखते हैं। तो इस फलन में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो है आपका x और एक है y। दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक होता है शब्द आपका एक शब्द होता है आश्रित चर, जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। एक तो ये शब्द होता है, और एक होता है आपका शब्द निराश्रित चर, जिसको आप कहोगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि चर का तो मतलब बेसिकली होता है वेरिएबल। नाम से स्पष्ट है, जो वेरी करता है, यानी जिसके मान को हम बदल सकते हैं। अब वेरिएबल भी आपके पास दो प्रकार के, आश्रित और एक निराश्रित, डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब तो क्या हो गया कि ऐसा वेरिएबल जिसका मान किसी न किसी पर निर्भर कर रहा है, और जिस पर निर्भर कर रहा है उसको अगर मैं चेंज करता हूं तो जिस पर जो वेरिएबल डिपेंडेंट है उसका भी मान बदल जाएगा। और इनडिपेंडेंट का मतलब हो गया जिसका मान वेरी तो करता है लेकिन किसी पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे अभी समीकरण को आप देखिए, y = fx, या मैं इसको और अच्छे से लिखता हूं। देखो, सपोज करो मैंने y लिख दिया 3x²। अब यहां पर आपके पास दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है। अब आपको ये सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इनडिपेंडेंट है। तो आपको पता है कि y जो है वो x पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि आप x का मान देखो, यहाँ x का मान मैं 1 रखूंगा तो y कुछ और होगा, x का मान 2 रखूंगा तो y कुछ और होगा, x का मान 3 रखूंगा तो y कुछ और होगा। तो x का मान मैं अपनी इच्छा से कुछ भी रख सकता हूं। तो x भी वेरिएबल है, लेकिन वो कैसा वेरिएबल है? इनडिपेंडेंट। लेकिन y का मान जो है वो x के अनुसार बदल रहा है, यानी x में जो आप चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंग y बदलेगा। इसलिए y आपका हो गया क्या? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपको ये थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो ये चीज मैंने आपको बता दी। फिर हम एक सिंपल डिफरेंशियल की बात करते हैं कि अवकलन बेसिकली होता क्या है। देखिए, अवकलन, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव सिंपल सी आपको स्लोप बताता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, डेरिवेटिव आप जनरल इस प्रकार से लिखते हो dy/dx। dy/dx दर्शाता क्या है? dy/dx दर्शाता है जो आपका y है, जिसको मैं डिपेंडेंट वेरिएबल मान के चल रहा हूं, और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान के चल रहा हूं। तो y में x के सापेक्ष कितना परिवर्तन हुआ, y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ये कौन दर्शाता है? ये दर्शाता है dy/dx। इस dy/dx को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल या डेरिवेटिव कहते हैं। तो डिफरेंशियल का सिंपल सा फिजिकल मीनिंग आपको समझ में आया? क्या मतलब है कि रेट ऑफ चेंज दिखाता है। रेट ऑफ चेंज किसमें? जो डिपेंडेंट वेरिएबल है। किसके सापेक्ष? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी आप x में परिवर्तन करते रहिए और चेक कीजिए y में कितना परिवर्तन हो रहा है। वो राशि जो होगी, वो राशि क्या दर्शाएगी आपको? dy/dx, जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियल। और सिंपल डिफरेंशियल के जो भी रूल्स होते हैं, x⁴n का क्या होता है, e⁴x का क्या होता है, sin x cos x, वो सारे रूल हम मैथमेटिक्स में क्लास 11-12 में सब सीख चुके हैं, ठीक है ना। होपफुली वो सब आपको आते हैं। और नहीं भी आते तो मैं एक काम ये करूंगा कि जो हमारे एप्लीकेशन में जो नोट्स का सेक्शन होगा, उस नोट के सेक्शन में जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होंगे उनके पूरे सिस्टमेटिक लिख करके एक पीडीएफ बना करके वहां पर अपलोड कर दूंगा। तो उस पीडीएफ की सहायता से आप वापस से क्या कर सकते हो? उन सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये काम भी आप कर लीजिएगा। या एक काम सबसे अच्छा ये होता है कि मैथमेटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को अपने पास एक छोटी सी हैंडबुक होनी चाहिए, जिसमें जितने भी डिफरेंशियल के फॉर्मूले हैं, जितने भी और एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज होते हैं, उन सबको लिख के रखो आप। वैसे तो ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, लेकिन याद तो करना ही करना है, लेकिन लिख के भी रखिए। मान ले कहीं भूल गए तो देख लीजिए, बार बार देखेंगे तो बार बार वो याद हो भी जाएंगे, लेकिन एक जगह लिखे हुए होने चाहिए। तो ये चीज हमने समझ ली, ये क्या चीज है? डिफरेंशियल का। अब हमारा तो मूल मुद्दा है कि हमें पढ़ना है आंशिक अवकलन। तो ये आंशिक अवकलन हम करते कब है? अब यहां पर आप ध्यान से समझिएगा
यहां पर तो मैंने जैसे फलन लिखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ये y केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर कर रहा है, केवल एक चर पर कर रहा है। कई बार क्या होता है हमारे पास कुछ ऐसे फलन आते हैं, जैसे सपोज कीजिए मैंने लिखा कोई फलन z, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर भी कर रहा है, y पर भी कर रहा है और z पर भी कर रहा है। यानी ये कोई फलन z है जो 3 अलग अलग चरों पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। अब ये z और ये z अलग है, इसको अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो इसको आप ऐसे लिखिए, इसको आप कैपिटल या इसको कोई मैं u लिख देता हूं, चलो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। u कोई फलन है जो किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर भी कर रहा है, y पर भी कर रहा है और z पर भी कर रहा है। तो यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल तो केवल u है, और इंडिपेंडेंट कौन से हो गए, x y z। इंडिपेंडेंट का सिंपल सा मतलब है जिनके मान आप अपनी इच्छा के अनुसार पुट कर सकते हो, रख सकते हो, वो इंडिपेंडेंट। और जिसका मान किसी के मान रखने के बाद प्राप्त हो रहा है, यानी तो वो हो गया आपका डिपेंडेंट। तो u का मान स्वेच्छा से आप कुछ नहीं कह सकते, u का मान तो क्या होगा, जो मान आप x y z के रखोगे उसके अकॉर्डिंग u का मान आपको प्राप्त होगा। तो ये मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा फलन है जो 2 या 2 से अधिक चरों पर निर्भर कर रहा है, तो इसका अगर आपको अवकलन निकालना है, और अवकलन का तो सिंपल सा मतलब क्या होता है, अवकलन का मतलब है कि ये जो फलन डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष कितना चेंज हो रहा है। अवकलन का तो सिंपल सा मतलब है, वापस से देखिए, जैसे y x पर डिपेंड कर रहा है तो dy by dx को हम अवकलन कहते हैं। तो dy by dx का सिंपल सा मतलब है कि आप x को बदलते रहिए और चेक कीजिए y में कितना चेंज हो रहा है। तो अब अगर मान लीजिए आपके पास फलन ऐसा है जो 3 पर डिपेंड कर रहा है, तो u में चेंज तो x में चेंज करने पर भी होगा, y में चेंज करने पर भी होगा और z में चेंज करने पर भी होगा। तो इसके अवकलन को निकालने के लिए हम कौन सी तकनीक काम में लेते हैं, आंशिक अवकलन तकनीक काम में लेते हैं। तो पहली चीज आप क्या ध्यान रखोगे कि जब कोई भी फलन 2 या 2 से अधिक चरों पर निर्भर करता है तो उसका अवकलन हम आंशिक अवकलन विधि द्वारा करते हैं। आगे लिखा हुआ मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स आगे लिख रखे हैं। फिर आंशिक अवकलन में हम करते कैसे, सेम वो के वो रूल लगाने हैं जो अवकलन के हैं, वो के वो फॉर्मूला रहेंगे। लेकिन ध्यान आपको क्या रखना है कि आपको ये चीज पता है कि u है, x पर भी कर रहा है, y पर भी कर रहा है, z पर भी कर रहा है। तो यहां पर देखो पार्शियल को लिखने का तरीका क्या होता है, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। जैसे मुझे मान लो डेल u, यहां पर तो dy by dx लिखा था, ऐसे लिखेंगे डेल u, ये x, अगर मैं x के सापेक्ष निकाल रहा हूं। अगर मैं मान लो u में चेंज किसके सापेक्ष निकालूं, y के सापेक्ष निकालूं, तो वो हो जाएगा डेल u डेल y, और अगर z के सापेक्ष निकालूं तो वो हो जाएगा डेल u अपॉन डेल z। इंडिविजुअल निकाला है। तो यहां पर आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जब हम u में किसी एक चर के सापेक्ष परिवर्तन निकालते हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि दूसरे जितने भी चर हैं, चाहे y हो चाहे z हो, उन सबको ऐसा मानना है कि जैसे वो कांस्टेंट हो। जैसे मान लीजिए आप सपोज करो y आप निकालते हो 5x², तो इसका डिफरेंशियल आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो dy by dx। 5 तो कांस्टेंट है तो 5 दूनी 10, इस तरह से लिखते हो, क्योंकि 5 को आपने क्या माना, कांस्टेंट माना। लेकिन जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और जब आप स्पेशली x के सापेक्ष निकालोगे तो y और z को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए कहीं पर y है, जैसे y² है तो आप 2y नहीं लिखोगे अगर x के सापेक्ष कर रहे हो तो। उसी प्रकार से जब y के सापेक्ष कर रहे हो तो x और z को कांस्टेंट मान लीजिए। उसी प्रकार से जब z के सापेक्ष कर रहे हो तो आप x और y को कांस्टेंट मान लीजिए। तो पार्शियल डेरिवेटिव का सिंपल सा मतलब समझ में आ गया कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब कोई भी फलन 2 या 2 से अधिक चरों पर निर्भर करेगा तो आंशिक अवकलन विधि काम में लेंगे। और उस विधि का एकमात्र जो थंब रूल है वो ये है कि जिस चर के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हो उसके अलावा जितने भी दूसरे चर हैं उन सारों को आपको क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। और लिखने का तरीका ये हो गया, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर मैंने इसकी डेफिनेशन आगे लिख दी, आप देख लीजिए, मैंने लिखा है पूरा, इसको आप नोट कर लीजिए कि यदि कोई फलन 2 या 2 से अधिक चरों पर निर्भर करता है तो उसका अवकलन आंशिक अवकलन विधि से किया जाता है। इस विधि में ये देखो इंपॉर्टेंट लाइन, एक चर को दूसरे चर के सापेक्ष स्थिर या नियत माना जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो वापस से देखिए, ये u था आपका, अगर ये मान लीजिए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है तो आप जब डेल u अपॉन डेल x निकालोगे तो इस केस में मैं लिख देता हूं, इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में y व z को स्थिर मानोगे। क्या मानोगे, y व z को स्थिर मानना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है, बस ये समझाने के लिए, लिखने की जरूरत नहीं है ये चीज आपको। उसी प्रकार से डेल u अपॉन डेल y निकालोगे तो लिख लीजिए, ये क्या होती है, कुछ चीजें साइड में लिखी हुई काम आती है। तो इसमें x व z को स्थिर मानना पड़ेगा। उसी प्रकार से जब आप डेल u अपॉन डेल z निकालोगे तो x y को क्या मानना पड़ेगा, स्थिर मानना पड़ेगा। ये सिर्फ समझने के लिए है। निकालना कैसे है आपको पता है, डिफरेंशियल के सिंपल से रूल है। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है e की पावर एक्स वाई जेड, तो उसका डिफरेंशियल क्या करोगे आप, सबसे पहले तो e की पावर का हो जाएगा e की पावर एक्स वाई जेड, फिर एक्स वाई जेड का भी करना है और x के सापेक्ष करना है तो y जेड को कांस्टेंट मान लीजिए। तो एक्स वाई जेड का सिंपल सा x का क्या हो जाएगा 1, तो उसका सिंपल सा डिफरेंशियल हो जाएगा
मैं आपको बता देता हूं, चलो आप एक बार देख लीजिए। सपोज करो u आपके पास है e की पावर x y z, ये कोई फलन है जो किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर भी कर रहा है, y पर भी कर रहा है, z पर भी कर रहा है। तो अगर मान लीजिए मुझे डेल u अपॉन डेल x निकालना हो तो सबसे पहले पावर का करेंगे, तो e की पावर का तो जो होता है कि e की पावर x का e की पावर x यानी e की पावर x y z का e की पावर x y z, फिर x y z का भी करना है और x y z का किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। तो y और z को क्या मानना है, स्थिर मानना है। तो जिसको स्थिर मानना है उसको एज इट इज लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक तरह से ये आपके पास कांस्टेंट है, जैसे 5, 6, 10 a b c, उसी प्रकार से y z है। फिर आपको x का करना है, तो x का x के सापेक्ष क्या होता है 1, तो ये सिंपल सा आपका हो गया y z। तो y z इंटू e की पावर x y z, ये इस तरह से डिफरेंशियल को करने का तरीका होता है। ये है तरीका किसका, पार्शियल डिफरेंशियल का। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट तो सिर्फ इसका इतना सा है। अब इस पूरे लेक्चर सीरीज में खूब सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं सारे क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, जिनमें ट्रिक्स होगी, ठीक है ना, उन सबको एक एक क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख करके करूंगा, एक एक डिफरेंशियल को करूंगा। लेक्चर थोड़े बड़े होंगे लेकिन आप साथ साथ करते रहिए ताकि वो नोट्स बनते रहें। फिर कुछ क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये मेरे हिसाब से ये जो चीज़ थी वो आपको पता चल गई होगी। हाँ, एक चीज़ और आप ये भी ध्यान रखिए कि कई बार क्या होता है, जैसे डबल डिफरेंशियल भी करना होता है। डबल डिफरेंशियल कैसे, आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। मान लीजिए आपके पास ये u आपका एक्स वाई जेड है, तो डेल u अपॉन डेल एक्स आप निकाल सकते हो वाई जेड को कांस्टेंट मानते हुए, डेल u अपॉन डेल वाई भी निकाल सकते हो, डेल u अपॉन डेल जेड भी निकाल सकते हो। कई बार इस प्रकार का फैक्टर आता है कि डेल u डेल एक्स डेल वाई, एक तरह से डबल डिफरेंशियल है। तो इसको निकालने के लिए तरीका क्या होगा, ये सबसे पहले आप करोगे u का किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। पीछे से चलिए, u का करोगे y के सापेक्ष, फिर जो राशि आएगी उसका करोगे आप किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो चाहे ये लिखूं, दोनों एक ही चीज है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। डबल डिफरेंशियल को इस तरह से लिखे, पीछे से शुरू करना है। पहले u का y के सापेक्ष, फिर जो भी माना है उसका x के सापेक्ष। और तरीका वही, जब आप y के सापेक्ष कर रहे हो तो x को स्थिर मान लीजिए, और जब आप x के सापेक्ष कर रहे हो तो y को स्थिर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था जो मैंने आपको बता दिया है। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आने लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है ना। और बाकी प्रैक्टिस हम करेंगे तो हमारी चीज़ें और क्रिस्टल क्लियर होती चलेगी। तो ये शॉर्ट लेक्चर था। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक्स को या जो क्वेश्चन है, हमारी जो एक्सरसाइज है उसको लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।